हेलो फ्रेंड्स, एनमेडिस्ड एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड BP201T के इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है या एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसको हमने कवर नहीं किया है, तो आप अगर उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। आज हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B.Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा है डिसऑर्डर वो डेंटल कैरीज है। तो नाम से इंडिकेटेड है, ये हमारा जो माउथ है उससे रिलेटेड है। माउथ में भी जो हमारा टीथ है वहाँ से ये डिसऑर्डर हमें रिलेटेड देखने को मिलता है। तो जो डेंटल कैरीज है इट इज़ ऑल्सो नोन एज टूथ डिके। इसको हम लोग जो हमारा टूथ है उसमें अगर डिके हो जाता है, वो ख़राब होने लगता है, तो उसको भी हम लोग डेंटल कैरीज के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा टूथ है उसका जो हमारा इनेमल का वहाँ पे रीजन है या उसका जो हमारा वो डेंटिन है वहाँ पे हमें डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस ग्रेजुअली होते हुए देखने को प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे हमारा यहाँ पे जो होता है इनेमल और डेंटिन है वो हमें यहाँ पे सॉफ्टन होते हुए डीमिनरलाइज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और इस कंडीशन में अगर ये जो कंडीशन है वो अनट्रीटेड होती है, अगर इसका प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे टूथ के अंदर पल्प का रीजन है वहाँ पे हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें आते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और फिर जब पल्प के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो फिर वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और एक बार अगर जो पल्प का हमारा रीजन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो जाता है, तो फिर हमारा जो पल्प है उसकी हमें वहाँ पे डेथ होते हुए वो देखने को प्राप्त होती है। या जो हमारे एल्वुलर बोन्स होते हैं उनमें हमें स्वेलिंग होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और एक बार ये कंडीशन आ जाती है तो फिर हमें अपना जो रूट कैनाल थेरेपी है वो कराने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। एक हमारा यहाँ पे कंपाउंड है जो कि कहलाता है वो डेक्स्ट्रिन। एक ये स्टेकी जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो होता है जो कि सुक्रोज से प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हम लोग सुक्रोज को अपने फूड में यूज़ करते हैं तो उससे ये हमें जो हमारा डेक्स्ट्रिन है वो प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये फिर यहाँ पे इस प्लेस पे क्या करता है कि जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं उनको हमारे टीथ पे वहाँ पे स्टिक करने का काम, उसको वहाँ पे चिपकाने का काम बेसिकली ये जो डेक्स्ट्रिन है वो इस प्लेस पे करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फिर जब हमारा जो टीथ है वहाँ पे ये जो हमारे बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पे वो डेक्स्ट्रिन है और जो हमारी वो डिब्रीज वगैरह होती हैं, वो लाइक जब हम लोग जो हमारा फूड है वो खाते हैं और माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो उसके जो पार्ट वहाँ पे आ जाते हैं, ये सब जब इकट्ठा होते हैं तो फिर ये हमारे टीथ से हमें जो इसका जो हमारा अडेशन है वो होते हुए देखने को मिलता है। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं हमारे यहाँ पे वो डेक्स्ट्रिन है और जो हमारा डिब्रीज है ये जब हमारे जो दांत हैं उनसे चिपक जाते हैं तो फिर उसको हम लोग ये जो कंडीशन है उसको हम लोग डेंटल प्लेग के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जब हमारा ये जो कंडीशन है जो कि हमारा वो डेंटल प्लेग की कंडीशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे टूथ का जो सरफेस है वहाँ तक हमें सलाइवा रीच होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। और जो हमारा सलाइवा है उसका एक मेन हमारा फंक्शन क्या है कि वो जो भी हम लोग फूड जो भी खाते हैं उसको बफर करने का काम करता है। उसमें से जो हमारे एसिड सब्सटेंस हैं फूड के अंदर उसको बफर करते हुए हमें सलाइवा देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं जब हमारे जो टीथ हैं उनको प्रॉपरली कवर कर लेती हैं तो फिर हमारा जो सलाइवा है वो जो टूथ की सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है और फिर ये हमारे फूड को, एसिडिक फूड को बफर करते हुए देखने को प्राप्त नहीं होती हैं, जिसके कारण कि फिर हमें और कॉम्प्लिकेशंस होते हुए अपने पेशेंट के अंदर देखने को
प्राप्त होते हैं। तो अगर इसको हमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो करना है या इससे हमें अपने आप को बचाना है, तो जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद में हमें जो हमारा टीथ की ब्रशिंग की प्रोसेस है वो करने की यहाँ आवश्यकता होती है। वो जिससे कि जो भी हमारा प्लेक है वो लाइक बैक्टीरियल सेल्स हैं जो हमारा यहाँ पे होता है, डेक्स्ट्रिन है और जो भी डेब्रीज वगैरह है वो हमारे जो फ्लैट जो सरफेस है टीथ की वहाँ से प्रॉपरली रिमूव हो जाए, जिससे कि हमें उसका कोई भी खराब इफेक्ट देखने को प्राप्त न हो। और अधिकतर जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि अगर वो किसी के प्लेक हो जाता है उसके वो दांतों में, तो उस कंडीशन में उसको अप्रॉक्सीमेटली हर 24 आवर पे अपने जो उसके जो हाँ दांतों के बीच का एरिया है वहाँ से प्लेक को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो जो हमारे होते हैं डेंटल फ्लॉस उसको भी बेसिकली यूज़ कर सकता है। और हम लोग अपने माउथ को, अपने टीथ को जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना ही हम लोग डेंटल कैरीज की जो कंडीशन है उससे यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें वो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम लोग जो हमारा ओरल हाइजीन है प्रॉपरली अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो हमारे टीथ हैं उसमें हमें डीमिनरलाइजेशन सॉफ्टनिंग होते हुए वहाँ पे देखने को मिलती है। और जब सॉफ्टनिंग होती है तो जो हमारे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दांतों के अंदर जो प्लेक का पोर्शन है वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन को हमें कॉज करते हुए देखने को मिलते हैं, जिससे कि पल्प का जो हमारा डेथ है वो हो सकता है या जो एल्वुलर बोन है वो हमारे स्वेल होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा ये जो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, हमारा डेक्स्टिन है और जो हमारा यहाँ पे डिब्रीज है, ये जब हमारे दांतों के ऊपर वहाँ पे अडर हो जाते हैं, वहाँ पे हमें चिपकते हुए देखने को मिलते हैं, तब वो डेंटल प्लेक को बेसिकली कॉज करते हैं, जिसके कारण की जो सलाइवा है वो हमारे टूथ की सरफेस तक रीच सिंपली नहीं कर पाता है। और इस कंडीशन में हमें खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करने की जो है आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा जो दांतों की सरफेस है उसके ऊपर जो प्लेक है उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकें। और जो हमारे दांतों के डॉक्टर्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हर 24 घंटे में आपको एक बार अपने जो दांतों के बीच के अंदर जो आपके टीथ हैं उनके बीच का जो प्लेक है उसको भी यहाँ पे जो हमारे डेंटल फ्लॉस हैं उससे क्लीन करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा एक जो होता है डिसऑर्डर, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा हमारा वो डिसऑर्डर है जो कि हमारा कहलाता है हमारा वो पेरियो जो डिजीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा है पेरीडोंटल डिजीज़ उसके बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा शब्द है पेरीडोंटल डिजीज़ वो हम लोग एक जो कलेक्टिव टर्म है उसकी तरह यूज़ करते हैं और इसमें हमें वैरायटी ऑफ कंडीशंस देखने को प्राप्त होती हैं। लाइक जो हमारा यहाँ पे है जिंजीवेई है और जो हमारे यहाँ पे एल्वुलर बोन्स होते हैं, हमारा जो होते हैं पेरीडोंटल लिगामेंट्स होते हैं और जो हमारा यहाँ पे सीमेंटम है उसमें हमें जब इन्फ्लेमेशन और डीजनरेशन होते हुए देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये कंडीशन हमारी यहाँ पे पेरीडोंटल डिजीज़ के नाम से इंडिकेट करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पायरिया। इसको हम लोग जो हमारे मुंह में या दांतों में जो हमारा पायरिया हो जाता है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो हमारा इनिशियल सिम्टम है वो क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, गम का एरिया है, वहाँ पे हमें जो इन्लार्जमेंट है, इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलता है। और हमारे जो गम का एरिया है, जो हमारे होते हैं मसूड़े, वहाँ से हमें ब्लीडिंग होते हुए बेसिकली देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा पेरीडोंटल डिजीज़ है उसके इस प्लेस पे जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग अपना जो ओरल हाइजीन है अगर वो पुअर होता है, प्रॉपरली अपने मुंह की सफाई नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो होता है पेरियोडोंटल डिजीज़ वो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तीसरा डिसऑर्डर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PUD के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा अल्सर है वो क्या होता है, एक जो हमारा क्रीट जो यहाँ पे हमारा जो क्रेटर लाइक का स्ट्रक्चर है, मतलब अगर कोई हम लोग ये बात करें तो वो क्रेटर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई जो हमारा ज़मीन का एरिया है वहाँ पे अगर बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, कोई अगर गड्ढा है तो उसको हम लोग क्रेटर के नाम से इंडिकेट करते हैं। ऐसा ही जो हमारी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, या हम कह सकते हैं GIT की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे हमें यहाँ पे क्रेटर लाइक के लेसन्स वहाँ पे देखने को
प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग अल्सर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर ये जो अल्सर है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में डेवलप होता है तो उस जो अल्सर है उसको हम लोग यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जब ये अल्सर हमारे जीआई ट्रैक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक में हमारा यहाँ पे एस्टिक गैस्ट्रिक जूस है उसमें हमें ये अल्सर एक्सपोज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब अल्सर हमारे जो अल्सर है उसमें जो हमारा यहाँ पे एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है वो आता है तो वो उसको और डैमेज करते हुए हमें देखने को सिंपली प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो अधिकतर हमारे पेप्टिक अल्सर का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है कि अल्सर के कारण वहाँ पे हमें जो जीआई ट्रैक है उसमें ब्लीडिंग होते हुए, खून निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर जो खून है वो पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उसका लॉस हो जाता है अल्सर से, तो फिर हमारे बॉडी के अंदर अनीमिया की कंडीशन, खून की कमी की कंडीशन हमें होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर है, अगर हमारे जीआई ट्रैक में अल्सर हो जाता है और वो फिर हमारे गैस्ट्रिक जो हमारा यहाँ पे एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक्सपोज होता है तो उसको हम लोग बेसिकली पेप्टिक अल्सर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो हमारा मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर हमारा वहाँ पे ब्लड का लॉस अल्सर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारे अंदर अनीमिया की, ब्लड की कमी की कंडीशन हमें डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है उसके अगर अलग अलग यहाँ पे 3 कॉजेज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो हमारा कॉज है, जो कारण है, वो एक हमारा बैक्टीरियम है जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर होते हुए देखने को मिलता है। इसको हम लोग जो हमारा होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसके नाम से इस बैक्टीरिया को हम लोग इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारी ड्रग हैं NSAIDs हैं उनको अगर यूज़ करते हैं, लाइक जो एस्प्रिन है उसको यूज़ करते हैं, तब भी हमें यहाँ पे जो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है वो होते हुए देखने को मिलता है। या हमारा जो यहाँ पे स्टमक है, GIT है, वहाँ पे हमें अधिक मात्रा में अगर HCl का हाइपर सिक्रीशन होते हुए, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हुए HCl देखने को मिलता है तो तब भी वो हमारे जीआई ट्रैक में हमें अल्सर कॉज करते हुए देखने को बेसिकली प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये अधिकतर जो हमारा PUD है जो कि हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहलाता है उसको हमें कॉज करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे क्या करता है कि एक एंजाइम जो कि यूरिएज एंजाइम है उसको बेसिकली प्रोड्यूस करता है। और ये जो यूरिएज एंजाइम है ये क्या करता है कि जो हमारा यूरिया है उसको ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का, स्प्लिट करने का सिंपली यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये जो हमारा बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है, ये हमारे जब जो हमारा GIT है उसके अंदर आ जाता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली ये प्रोसेस करता है, लाइक यूरिएज को सिक्रीट करता है जिससे कि जो यूरिया है वो अमोनिया और CO2 में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, जिसके कारण कि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर गैस्ट्रिक एसिड का कोई खास प्रभाव बेसिकली न होने पाए। और यहाँ पे जब जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो जो अमोनिया है ये हमारी जो स्टमक की होती है प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर है उसको ये हमें डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और ये जब हमारे यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है उसको जब यहाँ पे एक तरह से डैमेज करता है तो फिर अल्सर को कॉज करने का यहाँ पे काम करता है। और उसके बाद में फिर ये जो हमारी गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं उसको भी हमें, अंदर की जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे डैमेज करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा H पाइलोरी है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक और जो एंजाइम है जो कि हमारा कैटालेज एंजाइम कहलाता है उसको भी ये प्रोड्यूस करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा एंजाइम है जो कि कैटालेज एंजाइम है ये बेसिकली ये जो हमारे माइक्रोब हैं उनकी जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है, हमारे इस प्लेस पे जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स उनके द्वारा फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को, माइक्रोब की फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को प्रोटेक्ट करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा इस प्लेस पे जो होता है H पाइलोरी वो जो हमारा यहाँ पे कैटालेज है उसके द्वारा हमें बचते हुए देखने को मिलता है। और ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है उससे हमारी जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लेयर है वो हमें डैमेज होते हुए और उसके अंदर की जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं वो भी हमें डैमेज होते हुए देखने को
सिंपली प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे ये जो एंजाइम है जो कि कैटालेज एंजाइम है, वो यहाँ पे एक काम और करता है कि ये जो हमारे इसके होते हैं एडेशन प्रोटीन्स हैं उनकी तरह भी बेसिकली ये यहाँ पे सर्व करता है। और फिर क्या होता है कि ये जो हमारा बैक्टीरियम है, हमारा एच जो पाइलोरी है, वो अपने आप को इटसेल्फ गैस्ट्रिक जो सेल्स हैं उनसे वहाँ पे अटैच करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब वो उससे एक बार अटैच हो जाता है तो फिर वो उसको और डैमेज करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको ट्रीट करने के लिए जो हमारा यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे होती हैं थेरेपेटिक अप्रोच उनको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो पेशेंट हैं उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो जो सिगरेट स्मोक है वो करना बंद कर दें, अल्कोहल को यूज़ करना बंद कर दें, कैफ़ीन को यूज़ करना बंद कर दें और NSAID को यूज़ करना सिंपली अवॉइड कर दें। तो इस तरीके से ये जो हमारे कंपोनेंट हैं लाइक जो हमारा सिगरेट का स्मोक है, अल्कोहल है, कैफ़ीन है, NSAID है, ये क्या काज करते हैं कि ये हमारा जो होता है म्यूकोसा उसकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको हमें इम्पेयर करते हुए, ख़राब करते हुए देखने को मिलते हैं। और जब इसकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होती है तो अल्सर होने के चांसेस हमें ज़्यादा होते हैं। अगर जो हमारा यहाँ पे होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अगर वो एच पाइलोरी बैक्टीरियम से एसोसिएटेड है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अगर अल्सर हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो एंटीबायोटिक ड्रग है उनको बेसिकली यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉपरली रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली ठीक कर लेते हैं अगर हम लोग कोई एक एंटीबायोटिक ड्रग को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो हमारे होते हैं ओरल एंटासिड्स उनको भी टेम्परली यूज़ करते हैं और वो बेसिकली क्या करता है, गैस्ट्रिक जो एसिड है उसको ये बफर करने का काम करता है। गैस्ट्रिक एसिड की जो एसिडिटी है उसको कम कर देते हैं एंटासिड, और जिसके कारण भी जो हमारा अल्सर है उस पर एसिड का ख़राब प्रभाव नहीं होने पाता है। और अगर जो हमारा इस प्लेस पे जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है अगर वो हाइपर सिक्रीशन ऑफ HCl के कारण हो रहा है, HCl के ज़्यादा सिक्रीशन के कारण हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग जो हमारे H2 ब्लॉकर्स हैं, प्रोटॉन पंप हमारे इनिबिटर्स हैं, उनको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होती हैं पैराइटल सेल्स जिनसे H+ आयन सिक्रीट होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं और H+ आयन का सिक्रीशन बेसिकली यहाँ पे नहीं हो पाता है। और जब HCl के लिए H+ आयन का सिक्रीशन नहीं होगा तो हमें HCl फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग जो पेप्टिक अल्सर है उसको यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे एसोसिएटेड जो हमारा चौथा डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा वो डाइवर्जन का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी चीज़ अपना रास्ता बदल लेती है तो उसको हम लोग डाइवर्जन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा कोलन का रीजन होता है उसकी जो वॉल है उसमें हमें आउट पाउचिंग होते हुए देखने को प्राप्त होती है। लाइक अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है अगर उसके जो स्ट्रक्चर को देखें तो वो बेसिकली हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है। और ये हमारा यहाँ पे जो होता है वो कोलन का स्ट्रक्चर वो यहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है कि हमें इसमें जो आउट पाउचिंग है वो देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर हमें बाहर की ओर आते हुए देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसका जब डाइवर्जन हो जाता है, आउट पाउचिंग होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे जो आउट पाउचिंग कोलन की वॉल में होती है उसको हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे वो डाइवर्टिकुला उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये ऐसे प्लेसेस पे हमें आउट पाउचिंग या जो हमारा होता है डाइवर्टिकुला वो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि जहाँ पे हमारा जो मस्कुलैरिस की लेयर होती है GI ट्रैक की, वहाँ पे अगर जहाँ पे वीक हो जाती है, कमज़ोर होती है, वहाँ से हमें ये आउट पाउचिंग होते हुए बेसिकली
देखने को प्राप्त होती है। और ये जो आउट पाउचिंग होती है इसमें ये हमें इन्फ्लैम्ड होते हुए भी देखने को सिंपली प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा जो होता है वो डाइवर्टिकुला वो डेवलप होता है, उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो डाइवर्टिकुलोसिस उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और हम लोग अगर सिंपली बात करते हैं तो जब भी ये जो हमारा होता है वो डाइवर्टिकुलोसिस वो डेवलप होता है तो अधिकतर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं और वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन को एक्सपीरियंस सिंपली नहीं करते हैं। वो आम जो लोग हैं उनकी तरह ही उनके अंदर एक्टिविटी होती है, उसका उनको कोई भी असर होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। केवल हमारे यहाँ पे 10 से 25% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो हमें डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब एक बार यहाँ पे जो हमारा होता है डाइवर्टिकुलोसिस, उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम लोग सिंपली जो हमारा होता है वो डाइवर्टिकुलाइटिस उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और जब हमारा इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डाइवर्टी जो कुलाइटिस है वो डेवलप हो जाती है, तब हमारे जो पेशेंट हैं उनके अंदर हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हुए, सिम्टम्स आते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। लाइक उनके अंदर हमें पेन होते हुए देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनके अंदर होती है, उनको वहाँ पे जो होता है वो डेफिकेशन, जो फ्रेश होने की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होते हुए हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। जो हमारा नाउजिया है, वोमिटिंग है, वो उनके अंदर हमें होते हुए देखने को मिलता है। और जो लो ग्रेड फीवर है उनके अंदर हमें डेवलप होते हुए बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर जो हमारे पेशेंट हैं अगर उनको हम लोग ऐसी डाइट देते हैं, खाना देते हैं जिसमें जो फाइबर है वो ज़्यादा होता है, हाई फाइबर डाइट अगर देते हैं तो उनमें हमें इन सिम्टम्स से रिलीफ होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर जो डाइट है, खाना है, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारा जो कोलन का रीजन है वो हमें प्रॉपरली क्लीन होते हुए देखने को मिलेगा। और जब वो प्रॉपरली क्लीन होगा तो उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी हमें वहाँ पे कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और ये जो सिम्टम्स हैं उससे हमें पेशेंट को आराम मिलते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होगा। और ये जो हमारा है डाइवर्टिकुलाइटिस, अगर उसके सीवियर केस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर जो हमारा वहाँ पे अफेक्टेड पार्ट होता है हमारे कोलन का, उसको हमें वहाँ पे सर्जिकली रिमूव करने की आवश्यकता होती है, उसको बॉडी से निकालने की बेसिकली आवश्यकता होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो हमारा 5वां यहाँ पे है वो डिसऑर्डर, उसको हम लोग जो हमारा होता है कोलोरेक्टल कैंसर उसके नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पे है कैंसर जो कि कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है, ये हमारा यहाँ पे जो होता है वो डेडलीस्ट कैंसर है वो होता है। अगर इसकी रैंक को देखें तो अगर हम लोग जो मेल्स हैं उनके अंदर देखें तो जो मेल्स हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो लंग कैंसर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे उनके अंदर जो कैंसर है वो हमारा जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें ये जो कैंसर है वो 3rd रैंक पे आता है, मतलब उनके अंदर जो हमारा लंग कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर हमें जो फीमेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। और जो हमारा तीसरी रैंक का कैंसर है वो बेसिकली यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर हमें फीमेल पेशेंट्स के अंदर देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक्स है वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। यहाँ पे एक हमें जो हमारे टोटल पेशेंट हैं उनमें हाफ पेशेंट में हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलता है, मतलब ये हमारे जो गार्जियंस हैं उनसे हमारे अंदर हमें आते हुए देखने को बेसिकली प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर कोई पेशेंट है, कोई अगर होता है पर्सन, वो अगर अल्कोहल का अधिक यूज़ करता है या उसके जो डाइट है उसके अंदर जो एनिमल फैट है वो ज़्यादा डाइट में वो यूज़ करता है, या एनिमल प्रोटीन्स को अगर वो डाइट में ज़्यादा यूज़ करता है, या सिंपली कहें वो जो हमारा जो होता है वो नॉन वेज वो अगर अधिकतर खाता है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे इसके रिस्क होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। इसके रिस्क उसके अंदर हमें बढ़ते हुए देखने को
प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा है डाइटरी फाइबर्स वो अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, जो हमारा यहाँ पे होता है वो रेटिनॉइड्स उसको अपने खाने में यूज़ करते हैं, कैल्शियम को यूज़ करते हैं, और जो हमारा होता है वो सेलेनियम उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमें इस प्रकार के कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं तो पेशेंट के अंदर हमें जो डायरिया है वो देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर होता है, उसके स्टमक में क्रैम्पिंग हमें होते हुए, जो पेट में मरोड़ है वो होते हुए हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, एब्डोमिनल पेन होता है, उसके पेट में हमें दर्द का एहसास होता है, और उसके जो हमारा रेक्टल ब्लीडिंग है वो होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसका जो हमारी फिसेस है उसके साथ में हमें ब्लड निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे जो होता है कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट उसके अंदर देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा है अगला डिजीज़ यहाँ पे वो बेसिकली हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस को अधिकतर हम लोग जो पीलिया है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा बेसिकली लीवर से एसोसिएटेड एक डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या होता है जो हेपेटाइटिस है उसमें हमारा जो लीवर है उसमें हमें इन्फ्लेमेशन होते हुए अगर देखने को मिल रहा है तो वो हमारा यहाँ पे हेपेटाइटिस की कंडीशन कहलाती है। ये हमारे अधिकतर जो वायरसेस हैं उनके कारण होता है, कुछ ड्रग्स के कारण भी हमें लीवर में इन्फ्लेमेशन होते हुए वो देखने को मिलता है, कुछ केमिकल्स हैं अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी हमें लीवर में इन्फ्लेमेशन होते हुए जो है देखने को मिलता है। अधिकतर जो अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं, अल्कोहल को अगर कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर भी हमें लीवर में प्रॉब्लम होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस है वो जो अलग अलग वायरस के कारण होता है उससे हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग टाइप में जो है यहाँ पे कैरेक्टराइज करने का, रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए कहलाता है, जो कि एक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो ये हेपेटाइटिस ए है, तो ये हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, तो जो हमारा फीकल कंटामिनेशन है, जो हमारा फिसेस है वो अगर हमारे फूड के ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो हमें इसका कंटामिनेशन होते हुए देखने को मिलता है। जो क्लॉथ है उस पर अगर ये होता है तो कंटामिनेशन हो जाता है। जो हमारे टॉयज़ हैं उस पर अगर ये कंटामिनेशन है तो हमें ये स्प्रेड होते हुए देखने को मिलता है। या जो हम लोग खाने के लिए यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें अगर हमारा जो फीकल मटेरियल है वो अगर है तो उससे हमें इसका कंटामिनेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो टाइप जो हमारा हेपेटाइटिस ए है उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये एक हमारी जो माइल्ड डिजीज़ है, हल्की फुल्की डिजीज़ है वो यहाँ पे होती है, जो कि अधिकतर जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं और यंग एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें ये होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसके जो हमारे सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, तो जो हमारा होता है लॉस ऑफ एपेटाइट है, उनको भूख लगना बंद हो जाती है, उनको हमें उनको अच्छा फील वहाँ पे एक तरह से वो नहीं होता है, नाउजिया की कंडीशन उनके अंदर हो जाती है, डायरिया होते हुए हमें उनके अंदर देखने को मिलता है, और जो इस प्लेस पे जो फीवर है, चिल्स है, ठंड लगना है वो उनको यहाँ पे हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर इस टाइप के जो हेपेटाइटिस है उसके बारे में बात करते हैं तो लास्टिंग लीवर डैमेज है वो नहीं होता है। इसमें हमारा जो लीवर है वो हमें ख़त्म होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है, और इसमें हमारा जो पेशेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 वीक में हमें रिकवर होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा हेपेटाइटिस बी है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है ये अगेन हमारा जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके कारण हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग ये किस तरीके से स्प्रेड होता है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे हमें ये स्प्रेड होते हुए देखने को मिलता है। अगर जो पेशेंट है उसके हेपेटाइटिस बी है और वो जब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो करता है तो वो अगले को भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र करते हुए हमें देखने को मिलता है। या ऐसे हमारे पेशेंट जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी है उससे कंटामिनेटेड जो सिरिंज है या जो हमारा होता है वो ट्रांसफ्यूज़न के इक्विपमेंट हैं उनको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमें हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होते हुए एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाते हुए देखने को
प्राप्त होता है। और ये जो हमारा है हेपेटाइटिस बी, ये हमारा जो सलाइवा है उससे भी ट्रांसफ़र होते हुए, स्प्रेड होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारे टीयर्स हैं, आंसू हैं, उससे भी हमें ये ट्रांसफ़र होते हुए देखने को बेसिकली प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो बेसिकली जो हमारा सिरोसिस की कंडीशन है, जिसमें हमारा जो हमारे लीवर की सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है। और ये बेसिकली हमारे लीवर के कैंसर को भी कॉज करते हुए हेपेटाइटिस बी हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए जो एक हमारी वैक्सीन है, वो जो कि हमारा डीएनए जो हमारा वो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये हमें यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हम लोग जब उनका जन्म होता है तो उसी समय ये सब वैक्सीन्स उनको हम लोग दे देते हैं, जिसके कारण कि वो हमें इससे प्रोटेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करते हैं तो अगेन ये हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसका यहाँ पे देखें वो क्लिनिकली, तो ये बेसिकली हमारा जो हेपेटाइटिस बी है उसी की तरह हमें देखने को प्राप्त होता है। ये अगेन हमारा जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे स्प्रेड होता है, या अगर हम लोग जो हमारी जो कंटामिनेटेड सिरिंज हैं, ट्रांसफ्यूज़न इक्विपमेंट है, उनको यूज़ करते हैं तो उससे होता है। इससे भी हमारा जो लीवर का सिरोसिस है वो हो सकता है, या लीवर में कैंसर भी हमें इससे होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में जो हमारा है अगला वो हेपेटाइटिस डी है। तो अगर हम लोग हेपेटाइटिस डी के बारे में बात करते हैं तो अगेन ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है उसके कारण होता है, जिसके कारण हम लोग इसको हेपेटाइटिस डी के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे होते हैं हेपेटाइटिस बी के पेशेंट होते हैं, अगर उनके अंदर हेपेटाइटिस बी है तो उसके साथ साथ हमें हेपेटाइटिस बी भी उसके अंदर ट्रांसमिट होते हुए जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। अधिकतर ये दोनों हमें एक साथ में होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इससे हमें जो लीवर है उसमें सीवियर डैमेज होते हुए देखने को मिलता है, ज़्यादा डैमेज इसमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसमें फैटेलिटी रेट होता है वो हेपेटाइटिस बी से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हमारा मृत्यु का रेट है वो हमें इसमें ज़्यादा देखने को बेसिकली प्राप्त होता है। उसके बाद में जो अंतिम है वो हमारा है हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करें तो ये अगेन हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस से हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारा जैसे हेपेटाइटिस ए स्प्रेड होता है वैसे ही हमारा हेपेटाइटिस ई भी हमें स्प्रेड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। लाइक हमारा जो फीकल कंटामिनेशन है उसके द्वारा हमें हेपेटाइटिस ई का भी जो स्प्रेड है वो होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग हेपेटाइटिस ई के बारे में बात करते हैं तो हालांकि ये हमारा जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ हैं उनको बेसिकली कॉज नहीं करता है हेपेटाइटिस ई। लेकिन अगर हम लोग हेपेटाइटिस ई को देखें तो वो अगर हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस ई हो जाता है तो फिर उसमें हमें हाइयर जो मॉर्टेलिटी है वो देखने को मिलती है, उनकी मृत्यु हमें ज़्यादा होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा है हेपेटाइटिस ई वो जो हमारी लीवर डिजीज़ है उसको ज़्यादा तो कॉज नहीं करता है, लेकिन अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में उसके अंदर हमें इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।